कमेंट सेक्शन वगैरह जो यूट्यूब पे वहां पे। ओके, सो स्टार्टिंग आवर फर्स्ट लेक्चर न्यूट्रास्यूटिकल्स लाइसेंस बैच नंबर 2। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स वगैरह की जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ी है, और व्हाई न्यूट्रास्यूटिकल्स, व्हाई नॉट फूड, व्हाई नॉट लाइक any substance, why not fortified material, why not enriched material, why only nutraceutical and supplements। हम लोगों ने उन चीजों की तरफ क्यों जाना है जो कि ड्रग्स के जैसे रिजेंबल करती हैं, सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है, एडिंग मटेरियल है, ठीक है। हम उसकी जगह पे फल भी तो दे सकते थे, फ्रूट्स भी दे सकते थे, तो वेजिटेबल्स भी दे सकते थे। ये क्वेश्चन होगा जो आप में से काफी ज्यादा लोगों के दिमाग में कि ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं कि बीइंग अ डाइटिशियन हम डाइट से हटके न्यूट्रास्यूटिकल से बाकी सब चीजों की तरफ आ रहे हैं, जैसे फंक्शनल फूड थे उनको रिप्लेस करके हम दोबारा से डाइट की तरफ आ रहे हैं, राइट। अब ये वाला फैन ऑफ ऐसा दवा से ओके, मेरी बात क्लियर है वो आप लोगों को? राइट, के लिए यूज करते हैं या फिर वेलबींग के लिए यूज करते हैं, उसमें लोगों का क्या बेनिफिट है जो कि डाइट से नहीं हो पा रहा था। ठीक है, ये कुछ बेसलाइन क्वेश्चंस हैं। सेकंड नंबर पे हम क्या चीज देखेंगे, हम लोगों ने अगर न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंटेशन स्टार्ट किए हैं तो उनके अंदर हमें 1 महीने के अंदर ऐसी कौन सी चीजें जिनके ऊपर ग्रिप हासिल होनी चाहिए, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनका पता लगेगा तो आप एक अच्छे एक अच्छी प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हो, राइट। अगर आप अच्छी प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, आप हर बीमारी को इंडिविजुअली ट्रीट करते हो, तो आप एक अच्छे प्रिस्क्राइबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो दिस स्टैंड्स फॉर मेरिट ऑफ अ गुड प्रिस्क्राइबर। एक अच्छा प्रिस्क्राइबर बनने के लिए, एक अच्छा आप कह सकते हो कि डाइटिशियन बनने के लिए, एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शन डाइटिशियन बनने के लिए आपको कौन कौन से मेरिट्स पर वर्क करना जरूरी होगा, राइट। पॉइंट नंबर 3, जब आप प्रिस्क्रिप्शन राइट कर रहे होते हैं तो ऐसी कौन सी केयरफुल चीजें होती हैं जिनको आपने नोट करना होता है पेशेंट के अंदर और बाकी सब चीजों के अंदर, इंक्लूडिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन, इंक्लूडिंग द वाइटल्स, कि आपने वाइटल्स को भी नोट करना होता है, आपने जेडीज को भी नोट करना होता है। ठीक है, और ये सब चीजें आपकी हेल्प आउट कर सकती हैं आपकी डाइट प्लानिंग के अंदर, आपकी मील प्लानिंग, एक्सरसाइज मैनेजमेंट के अंदर, आपकी लाइफ सप्लीमेंटेशन मैनेजमेंट एंड प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, आपके चिलेशन एंड अदर फैक्टर्स के अंदर, आपके डिवॉर्मिंग के अंदर, और मतलब जितने भी आगे डाइट प्लानिंग के कोड्स हैं ना, उन चीजों में ये चीजें काम आएंगी आपकी, राइट। अब हम बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल से स्टार्ट करने लगे हैं कि व्हाई न्यूट्रास्यूटिकल्स। ओके, सो बैक टू द बोर्ड। किसी का कोई क्वेश्चन होगा ना तो आप साथ साथ क्वेश्चन जो है अपना पता कर सकते हैं, और लाइक इसको देखेंगे कि आपको क्वेश्चन का क्या मतलब की होगा, जस्टिफाई करके प्रॉपर सीक्वेंस वाइज आंसर उसका निकालेंगे, ड्रॉ करेंगे। बोर्ड सबको क्लियर है? ओके, आपको क्लियर? अच्छा देखो, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, सप्लीमेंट्स। ठीक है, बड़ा खतरनाक सा वर्ड है सप्लीमेंट। ठीक है, खतरनाक क्यों है? क्योंकि रिजेंबल करते हैं कैसे वर्ड से, जिसको कहते हैं स्टेरॉइड। ठीक है, और ऐसी चीजें रिजेंबल करता है जिसकी पैकिंग को कहते हैं फार्मास्यूटिकल। ठीक है, इसलिए वर्ड खतरनाक लगता है। क्यों? कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं स्टेरॉइड के साथ, और इसकी पैकिंग को कंफ्यूज कर देते हैं फार्मास्यूटिकल्स के साथ। समझ आई? फॉर एग्जाम्पल, एक पत्ता है जिसमें 10 गोलियां, राइट। एक पत्ता है टैबलेट्स की जिसमें 10 गोलियां हैं, रिजेंबल किससे कर है? मेडिसिन से। ठीक है, इसको आप एलोपैथिक कह सकते हो, फार्मास्यूटिकल कह सकते हो, और असर करने में
किससे रिजेंबल करता है? स्टेरॉइड से, ठीक है। अब असल में आपको डर इस वर्ड से नहीं लगता, आपको पता है डर किस चीज से लगता है? आपको डर इस चीज से लगता है, इसका वर्ड है साइड इफेक्ट्स, राइट। आपका डर बिल्कुल जायज है क्योंकि साइड इफेक्ट से हर बंदे को डर लगता है। हमें अब जाके डिस्क्रिप्शन देखनी है कि व्हाट आर सप्लीमेंट्स, व्हाट आर स्टेरॉइड्स, व्हाट आर फार्मास्यूटिकल्स, व्हाट आर बेसिकली द साइड इफेक्ट्स, ठीक है। अब डेफिनेशन देख लोगे आधे से ज्यादा परेशानियां ठीक हो जाए। सप्लीमेंट एक ऐसा फैक्टर होता है या फिर एक ऐसी चीज का नाम है जो कि आपकी बॉडी को जिंदा रहने में मदद करेगी, ठीक है। इसका मतलब फूड सप्लीमेंट है, एप्पल सप्लीमेंट है, समझ आई? जो आपको सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स में मदद कर रही है, दैट इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट, राइट। व्हाई दिस इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट? क्योंकि इट इज हेल्पिंग यू इन रिटेनिंग योर लाइफ, ठीक है, इन मेंटेनिंग योर न्यूट्रिएंट्स एंड इन द वेलनेस, इन द लाइक अदर स्पेक्ट्रम्स, ठीक है, इन द वेलनेस इंडस्ट्री। अब फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज खाते हो, रोटी खाते हो, ठीक है, आप राइस खाते हो, आप कोई भी चीज खाते हो जो कि आपको वेलनेस में आपको मदद करती है सरवाइव करने में, दैट इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा अगर ये चीजें सप्लीमेंट हैं तो फिर आप हमें ये चीजें दवाई के अंदर पैक करके क्यों देते हैं? क्वेश्चन है ना, वैलिड है। और हम किस तरीके से क्वेश्चनिंग वगैरह निकाल रहे हैं? दो किस्म से। एक पहला चीज है द फर्स्ट प्रिंसिपल, हम क्वेश्चनिंग के लिए यूज करते हैं मेथड द फर्स्ट प्रिंसिपल का, कि व्हाई व्हेन बिगर प्रॉब्लम को स्मॉल चंक्स में ब्रेक करो, उन चंक्स को ठीक कर लो तो बड़ी प्रॉब्लम खुद ही ठीक हो जाती है। बात समझ आई? जैसे कि एक गाड़ी सड़क पे रुक गई है, चल रही थी रुक गई है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? या तो पैनिक हो सकते हैं कि गाड़ी खराब होगी, पता नहीं क्या हुआ होगा, या तो हम उसको वन बाय वन उसके पार्ट्स को चेक कर सकते हैं, समझ आई? Checking the individual parts of a car helps us to modify or repair that specific part that's causing the problem, ठीक है। इसका मतलब हम अगर उसका टायर चेक करें, टायर तो नहीं पंक्चर हुआ हुआ, नहीं, एक प्रॉब्लम क्लियर हो। दूसरी बात, इंजन तो नहीं ओवरहीट हुआ हुआ, प्रॉब्लम ठीक होगी, नहीं हुआ हुआ। तीसरी बार रेडिएटर लाइट तो नहीं चल रही, मतलब कि पानी तो नहीं कम हुआ हुआ, नहीं। चौथी बात, फ्यूल हैवी कि नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखा कि इनमें से तो कोई मसला नहीं है, गाड़ी पे चलते चलते बंद क्यों हो गई है? फॉर एग्जाम्पल हमें बाद में समझ आया कि जी हमारी जो फ्यूल नीडल है ना वो खराब है, ठीक है। वो ऊपर एफ को शो करी जबकि वो ई है असल में, ठीक है। हमने क्या किया, अंदर से टैंक निकाला गाड़ी के अंदर से पेट्रोल का, और हम लोगों ने दोबारा से फ्यूल फुल कर लिया, गाड़ी दोबारा स्टार्ट होकर चलना शुरू हो गई। अब अगर हम इस बड़ी छोटी सी या बड़ी सी प्रॉब्लम को चंक्स में ब्रेक ना करते, कि हर चीज को इंडिविजुअली चेक ना करते, हम कभी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट ना कर पाते, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? Thinking with the help of the first principles, sorting out the problems with the help of the first principle. क्लियर हो गया? What is the first principle? कि बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना डायरेक्टली नहीं है, हमने हमने पहले उसको तोड़ना छोटी प्रॉब्लम्स में, फिर एक एक करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हमने इस केस के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल क्या लगाया कि क्या फूड आज का ठीक है? क्वेश्चन नंबर वन, बड़ी प्रॉब्लम है ना कि why are we replacing the diet? We are not replacing the diet. Why are we adding the medicated supplement along with the natural supplements? हम ये वाले सप्लीमेंट्स को नेचुरल सप्लीमेंट्स के साथ ऐड क्यों कर रहे हैं? Why are we adding these? ठीक है, क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चंस को चंक में ब्रेक करो, प्रॉब्लम को चंक्स में ब्रेक करना है। क्या फूड हमारे लिए एनफ है? क्या आज का फूड पहले जैसे फूड के बराबर है? क्या आज का फूड आपको वो नॉरिशमेंटल वैल्यूज प्रोवाइड करता है जो पहले के फूड प्रोवाइड करता था? क्या आपकी जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा है कि पहले जमाने के लाइफस्टाइल को मैच कर सकता है? क्या आपके आजकल की जो डाइटरी पैटर्न है वो पहले जमाने के डाइटरी पैटर्न से मैच कर सकता है? नहीं। क्या नॉरिशमेंटल वैल्यूज डाइटरी प्रोडक्ट्स की आजकल की जो है वो पहले जमाने के नॉरिशमेंटल वैल्यूज से मैच कर सकती हैं? आपको अपने सारे जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इज दिस, अगर आप लोग एडीए को देखते हो तो आप ये देखोगे कि हाउ मच कैल्शियम इज प्रेजेंट इन मिल्क, देखते हो ना। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, सप्लीमेंट है मिल्क, हमने क्या किया, चंक्स में ब्रेक कर दिया। हमें पता लगा कि गूगल ने कहा कि एडीए कहता है कि 100 ml
दूध में 125 mg कैल्शियम मौजूद है। कौन कहता है? गूगल। किससे पूछ के कहता है? एडीए से, क्योंकि गूगल की तो खुद जबान है ही नहीं, वो तो उन साइट्स की या वेबसाइट की जबान बोलता है जिसको वो सर्च करता है, जो एसईओ पे होती है, जो एडसेंस पे होती है, ठीक है, जो फेमस होती है, ठीक है। गूगल ने किससे पूछ के दिया? मतलब गूगल तो खुद रॉन्ग हो सकता है ना, लेकिन गूगल चीजों से जो पूछ के बताता है वो रॉन्ग नहीं हो सकते, या फिर सारी एक्यूरेसी चांसेस होते हैं उनमें। अब एडीए ने बता दिया हमें एक तरीके से, ठीक है, कि 100 ml दूध में 125 मिलीग्राम कैल्शियम मौजूद होता है। इसका मतलब एक कप के अंदर कितने होते हैं? 300, तकरीबन 240 होते हैं टिपिकली, लेकिन हम 300 ले लेते हैं। 300 ml के अंदर, इसका मतलब 375 mg कैल्शियम मौजूद होना चाहिए एक कप में। ऐसे ही है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो दोनों वैल्यूज को, तो एक कप में 375 मिलीग्राम हमें कैल्शियम मिलना चाहिए टिपिकली अकॉर्डिंग टू एडीए। लेकिन जब हम लोगों ने एक नेटिव रिसर्च कंडक्ट की पाकिस्तान में, नेटिव रिसर्च का मतलब होता है लोकल रिसर्च, हमारे लोगों ने आपस में रिसर्च कंडक्ट की, उसमें क्या पता लगा कि जो हमारा एक नंबर दूध जिसको हम कहते हैं ना, हमारे दूध में भी टाइप्स होती है ना, कि खालिस दूध, मिला हुआ दूध, अल्लाह की कसम खालिस दूध, वाकई खालिस दूध, समझे? जो वाकई बड़ा खालिस और अल्लाह की कसम वाला खालिस दूध होता है ना, उसको हम लोगों ने जब चेक किया तो उसमें क्या पता लगा? 300 ml में 50 mg कैल्शियम था। बात समझ आई? 300 ml के अंदर कितना कैल्शियम मौजूद था? 50 mg। अब यहां से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो 3 ग्लास अगर हम पी लें तो हमारी 1000 आरडी होती है कैल्शियम, ठीक है, नॉर्मली ना अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द बुक्स 1000 आरडी होती है। अब अगर हम 3 ग्लास दूध के पीते हैं, अमेरिकन डायटरी एसोसिएशन एडीए की अगर बात फॉलो करते हुए, तो हमारा कैल्शियम लेवल तो बॉडी का पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन आम दूध के अगर एक बंदा 3 ग्लास पीता है तो इसका मतलब उसको 150 mg कैल्शियम मिला, और वो भी वो वाले दूध के जो बहुत खालिस है पाकिस्तान में। नेटिव रिसर्च कंडक्ट हुई। अब क्या होता है वजह कि देखो, केएफसी का बर्गर खा के अब काका फूड कॉर्नर का बर्गर खिला दो किसी बंदे को, समझे? है तो केएफसी, है तो केएफसी ना। फर्क ये हुआ है कि हम लोगों ने ये किया काम कि जब हम लोगों ने एडीए की एक्सचेंज लिस्ट देखी, हमने ये एक्सपेक्ट किया कि एडीए अगर अमेरिका में दूध की ये वैल्यू, तो पाकिस्तान में भी ये वैल्यू होगी। फर्क समझ आ रहे हैं? अगर अमेरिका में दूध की ये वैल्यू तो पाकिस्तान में भी ये वैल्यू होगी, और जॉर्जिया में भी ये वैल्यू होगी, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में भी ये वैल्यू होनी चाहिए, न्यूजीलैंड में भी ये वैल्यू होनी चाहिए, इंडिया में भी ये वैल्यू होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या फैक्टर आता है? न्यूट्रिएंट, क्लाइमेट एंड कंडीशंस। दूसरा फैक्टर क्या लगता है? द ग्लोबल लेवल कंट्रीज। तीसरी होती है द क्या होता है लेवल कंट्रीज, कौन सा? पाकिस्तान थर्ड लेवल कंट्री है? नहीं, भारत। जो आपके पुअरली डेवलप या अंडर डेवलप या फिर डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं ना, उसके अंदर आपकी वैल्यूज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं एज कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो आप कभी डेवलप कंट्रीज की एक्सचेंज रेट देखते हुए अंडर डेवलप या फिर डेवलपिंग कंट्रीज का नहीं बता सकते, ठीक है, कि इनके अंदर क्या चल रहा होगा या फिर इनकी लिस्टिंग कैसी होगी। डेवलप कंट्रीज को ज्यादा अडल्ट्रेशन एंड कंटेमिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारे कंट्रीज को पड़ती है, क्योंकि इन्होंने फूड सप्लाई को अपनी इकोनॉमिक वैल्यूज के साथ मीट करते हुए पॉपुलेशन को फीड करवाना होता है, समझ रहे? पॉपुलेशन ज्यादा है, पैसा उनके पास कम है, रिसोर्सेज उनको ज्यादा चाहिए, तो अब हम रिसोर्सेज उनको कैसे प्रोवाइड करेंगे? चीप रिसोर्सेज, अडल्ट्रेट रिसोर्सेज और कंटेमिनेटेड रिसोर्सेज, जो कि तमाम लोग खा जरूर सकें जिंदा रहने के लिए, ठीक है। यहां से हमें पता चला ये जो एक्सचेंज लिस्ट है वो और नहीं रही, राइट? एक्सचेंज लिस्ट नहीं रही अब, क्योंकि एक्सचेंज लिस्ट फॉलो की जाती है उन कंट्रीज में जहां पे एक्सचेंज लिस्ट डेवलप की गई है। अब पाकिस्तान की एक्सचेंज लिस्ट डेवलप जो होगी, उसके अंदर 4-5 किस्म का दूध की वैल्यूज होंगी। छोटी दुकान ये वैल्यू होगी, बड़ी दुकान ये वैल्यू होगी, उससे बड़ी दुकान ये वैल्यू होगी, और बहुत बड़ी दुकान तो ये वैल्यू होगी उसमें, राइट? और वो कुछ
50 mg के करीब होगी। इसका मतलब अगर हमें पाकिस्तानी दूध का गिलास पी के अपनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना है तो एक बंदे को दिन में 20 गिलास दूध के पीने पड़ेंगे सिर्फ 1000 mg करने के लिए ना, राइट। दूध के ग्लासेस इतने ज्यादा पीने के नहीं, अभी पाकिस्तानी एक्सचेंजेस डेवलप ही नहीं हुए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई स्टैंडर्ड ऑफ फूड नहीं है। आपको पता है फूड इंडस्ट्री दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव इंडस्ट्री होती है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे चीप इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री है। आप कभी रैंसिड ऑयल, आप रीफ्राइड ऑयल यूज ही नहीं कर सकते फूड इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली, फूड लॉस के अकॉर्डिंगली, पता है। लेकिन पाकिस्तान में जब तक ऑयल से, तेल से धुआं ना दूर से नजर आ रहा हो ना, कि जैसे इंजन आ रहा है ट्रेन का, पिछले जमाने वाला कोल इंजन, तब तक हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। अब मुझे बताओ फूड स्टैंडर्ड्स को कौन ओबे कर रहा है पाकिस्तान में, जिस स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम एक्सचेंज लिस्ट पे डेवलप कर सकें, राइट। कोई बंदा भी फूड स्टैंडर्ड्स को ओबे नहीं कर रहा, कोई बंदा फूड लॉस की पासदारी नहीं कर रहा। खराब से खराब जो मुर्गी होती है वो सप्लाई की जाती है उन रेस्टोरेंट्स वगैरह को जो कि आपकी मतलब फ्रेश नगेट्स दे रहे होते हैं और आपके मतलब के जो है ड्रम स्टिक्स दे रहे होते हैं। आप कैसे एक्सचेंज कैलकुलेट कर सकते हो? कुछ मुर्गियां किसी और डाइट पे पली होती हैं, कुछ मुर्गियां हार्मोन से पली होती हैं, कुछ मुर्गियां किसी सेकेंडरी फीड के ऊपर पली होती हैं, ठीक है। पाकिस्तान बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री कभी भी इन एक्सचेंज लिस्ट के बराबरी अभी इस लेवल के ऊपर नहीं कर सकता। अब मुझे ये बताएं कि जो फूड सप्लीमेंट है, एप्पल है फॉर एग्जांपल, अगर मिल्क जो कंप्लीट डाइट है वो बराबर नहीं हो सकती आजकल के उसके जो नॉर्मल रिसोर्सेज हमें बताए जाते हैं उसके बराबर, तो क्या एप्पल बराबर है? नहीं। रिमेनिंग फूड आइटम्स बराबर हैं? नहीं। ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। व्हाई हैव वी introduced calcium supplements in the society when there was milk present in that society? जबकि दूध था तो हमने कैल्शियम सप्लीमेंट्स क्यों इंट्रोड्यूस करवाए? अब कैल्शियम सप्लीमेंट्स की एक्सट्रैक्शन के अंदर हम 1000 mg जो है उसको पूरा करने के लिए 400 या 500 mg प्लेस कर देते हैं एक दवाई के अंदर, या फिर जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट। अगर आपको एक चीज दूध से नहीं मिल रही तो कम से कम आपको किसी और जगह से तो मिले कि आपका आरडीए पूरा हो सके। अब आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इतनी जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हो रहा है? हर दूसरी औरत कैल्शियम की कमी की शिकार है, राइट। उसके बाद बर्थ देनी है उसने बच्चों को, ठीक है, और एक बच्चा भी नहीं है फिर, ठीक है। बर्थ आपकी इन्वॉल्व हो जाती है, फिर आपकी डाइट इन्वॉल्व हो जाती है, फिर आपकी बॉडी एसिडिक होती रहती है, मतलब क्योंकि हमारे जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एक्सचेंज एसिडिक है। प्रोटीन्स एक्सचेंज में अमाइनो एसिड है, मतलब फैट एक्सचेंज में फैटी एसिड है। उसके बाद क्या बचता है? कार्बोहाइड्रेट्स एक्सचेंज के अंदर क्या है? पायरुविक एसिड है। एक सेकंड, एक क्वेश्चन है हमारे पास। सर फिर पाकिस्तान के न्यूट्रिएंट्स काउंट को कैसे देखेंगे? हर जगह क्वालिटी डिफरेंट होती है, सो न्यूट्रिएंट्स कैसे वेरी करती है? आप कैसे अपने न्यूट्रिएंट्स को काउंट करें फिर उसके अंदर के साथ? देखो बात यह है कि देखो एक्सचेंज लिस्ट और बाकी जो दुनिया की रिक्वायरमेंट्स है ना वो एक चीज के ऊपर इत्तेफाक करती हैं, किसके ऊपर? आरडीए के ऊपर, ठीक है। आरडीए पूरी दुनिया में माना जाता है। आरडीए का अगर आपको मतलब पता है, वो जो यूनिवर्सिटीज ने बताया वो इसका ये मतलब होता है कि आपको एक दिन में इतनी चीजें रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ पे आपको इसका दूसरा पहलू बताता हूँ, ठीक है। आरडीए का मतलब एक दिन में कैल्शियम कितना खाना चाहिए, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि एक दिन में 1000 mg कैल्शियम आपको खाना चाहिए, जो आरडीए बताता है। सेकंड फेज इसका क्या है? एक दिन में 1000 mg कैल्शियम बॉडी लूज करती है तो आपको 1000 mg वापस रीगेन करना है अपनी बॉडी को स्टेबल रखने के लिए। कहानी समझ आई? नहीं समझ आई? बॉडी अपने, देखो यूरिनेशन में, बॉडी फेकल एक्सक्रीशन में, बॉडी स्वेटिंग में, बॉडी पर्सपायरेशन में, बॉडी किसी भी कंडीशन में अपनी बॉडी का 1000 mg तक कैल्शियम दिन का इस्तेमाल कर लेती है, निकाल देती है बॉडी से, यूज कर लेती है, एक्सक्रीट कर लेती है। वो 1000 mg कैल्शियम में शॉर्ट हो जाती है एक दिन में। ये होता है आरडीए। इसके जो बैकग्राउंड ऑफ आरडीए होता है वो ऐसे डेवलप किए जाते हैं। एक मिनरल बॉडी एक दिन में कितना लूज करती है वो आरडीए होता है, उतना वापस रीगेन कर लो आप। अब कहानी समझे कि आरडीए कैसे बनता है। अब इसका खतरनाक पहलू बताता हूँ। हमें अभी तक लगता था कि हमें 1000 mg कैल्शियम का खाना होता है दिन में, अगर हम नहीं खाएंगे तो क्या होगा? बॉडी के पास तो कैल्शियम है। लेकिन दूसरे पहलू के हिसाब से हमें यह समझ आया कि 1000 mg
पहला हम वो वेस्ट कर रहे हैं जो कि हमारी बॉडी वेस्ट कर रही है, दूसरा 1000 mg हम वो लूज करें जो कि हम खा रहे हैं। हमारी बॉडी का कैल्शियम अल्टीमेटली क्या हुआ, इतना अगर हम 3 गिलास दूध के पी रहे हैं एक दिन में, 150 mg कैल्शियम मिल गया हमारे जिस्म को। कितना नहीं मिल पाया, 850। इसका मतलब 850 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम एक इंसान एक दिन में एवरेज पाकिस्तानी लूज कर रहा है। समझे? इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 60। ये क्या है, एक महीने में कितना लूज करता है, एक साल में कितना लूज करता है, और 60 सालों में कितना लूज करता है। कहानी समझ आई? इसीलिए सर प्लीज ये रिपीट करिएगा। 850 mg कैल्शियम एक बंदा ऑन एन एवरेज पाकिस्तान में लूज कर रहा है डेली का, क्योंकि वो 150 खा रहा है, उसकी बॉडी एक्सक्रीट कर रही है 1000, 1000 खर्चा है और आमदनी कितनी है 150। इसका मतलब कितने का नुकसान है एक दिन में, 850 का। 850 mg एक बंदा एक दिन में अगर लूज कर रहा है तो 850 मल्टीप्लाई करना 30 से, क्या बनता है 850 मल्टीप्लाई बाय 30, 25,000, 25,000 mg। ठीक है, इसका मतलब 25 ग्राम्स एक महीने में हमारी बॉडी लूज कर देती है कैल्शियम। 25 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 12 क्या हो गया, 25,000 mg है ना, तो 25 ग्राम बन गया। अब मल्टीप्लाई करो 12 से, 300। देखो अब आपके स्केलेटन के अंदर कितना वेट होता है, आपकी बॉडी में 70% कैल्शियम होता है, आपको पता है? आपकी बॉडी के टोटल वेट का, यानी कि ड्राई मास का 70% जो होता है वो वेट कैल्शियम का होता है। कैल्शियम फॉस्फेट टिपिकली हम उसको कहते हैं, लेकिन स्केलेटन आपकी बॉडी का 70% वेट का कम से कम असासा होता है। ठीक है, अब उस एसेट के अंदर से 300 ग्राम अगर आपका सालाना कैल्शियम निकल रहा है, ठीक है, जिसकी आपको जरूरत थी और आपको नहीं मिल पाया, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हर बंदा 10 सालों में 3 kg, 3 kg इज द वैल्यू। ठीक है, टोटल अगर एक बंदा 50 किलो का है तो 10 सालों में वो 47 किलो का रह जाएगा, लेकिन 47 किलो का नहीं वो हुआ, 47 किलो का मतलब हुआ उसने अपने कैल्शियम का 3 kg लूज कर दिया, जो कि कभी जिंदगी में वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता इसको लूज करना। अब सिर्फ मैं कैल्शियम की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हर बंदे को पता है कि कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। अब आपको पता है सिर्फ वो आपके स्केलेटन में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन नहीं, आपके मसल को चलाने में इस सिंगल मूवमेंट में हजारों मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, और हजारों मसल्स के अंदर लाखों कैल्शियम आयन इस्तेमाल होते हैं उनको ट्विच करवाने के लिए, उनको चलाने फिराने के लिए, जिसको कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहते हैं। अब आपकी कंट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन फंस जाती है, जिसको मसल ट्विचिंग बोलते हैं। क्यों होती है आजकल, कैल्शियम डेफिशिएट है। ठीक है, अब अल्टीमेटली इन सब चीजों से हमें ये चीज पता लगी कि हमारे सोसाइटी के पास उतने रिजर्वर्स मौजूद नहीं थे, तो अल्टीमेटली हमने इंसान की बॉडी को वो रिजर्वर्स आर्टिफिशियली निकलवा के सप्लीमेंट की फॉर्म में उसको देना स्टार्ट किए कि वो ये कैल्शियम के लॉस होने से बचेगी, तो 3 ग्राम या 3 किलोग्राम उसका कैल्शियम 10 सालों में लूज हो जाता है। ठीक है, टोटल वेट का तकरीबन 35 किलो उसकी बॉडी में टोटल कैल्शियम है, 3 किलोग्राम उसकी बॉडी ने लूज कर दिया। Sir, I have a question. समझे? या सर एक्चुअली अकॉर्डिंग टू बुक्स हम लोग क्योंकि मैं 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ ह्यूमन एडिशन का, तो हमें लास्ट सेमेस्टर में यही पढ़ाया जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे थे कि कैल्शियम जो 25 की एज तक डिपॉजिट होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके बाद डेफिसिट नहीं होता। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल अगर हम सप्लीमेंट्स या वो दे रहे हैं तो उसके बावजूद वो कौन सा हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होगा, वो तो एज इट इज एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। आपका नाम क्या है? सर अब्दुल मोइस। अब्दुल मोइस। अब्दुल मोइस का क्वेश्चन है कि हमने देखा कि 25 साल की उम्र तक हमारी बॉडी में चीजें जमा होती हैं, ठीक है, स्टोर होती हैं, ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि आपने जो भी खाया हुआ है बचपन का खाया काम आता है बुढ़ापे में, ठीक है, क्योंकि बचपन का खाया बॉडी में रिजर्व बनाता है। बुढ़ापे के अंदर आप खाते रहते हो और आपका बॉडी
वेस्ट करती रहती है, ठीक है। देयर इज नो यानी कि रिजर्वर्स इन द बुढ़ापा जेरियाट्रिक एज के अंदर रिजर्वर नहीं बनते, बिल्कुल सही है। अब देखो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इस टाइम के ऊपर हमारे मुल्क की क्या है, तकरीबन 73% यंगस्टर्स हैं, 73% यंगस्टर्स हैं, ठीक है, बाकी बेबीज हैं और जेरियाट्रिक्स हैं। अब मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो 73% है टिपिकली 2018 के अंदर, अब पता नहीं कितने होंगे, अब 73% लोगों ने अपने जिंदगी के पहले 25 सालों में अगर कैल्शियम का इंटेक ही नहीं किया उतना, तो क्या होगा, अगले जो उनके 45 साल होंगे वो कैसे गुजरेंगे, अगर उनकी उम्र टोटल 70 साल है तो। कहानी समझ आई? अब उनकी उम्र 25 साल है, अभी तो उनको स्टोरेज अच्छे लेवल की रिक्वायर थी। हम लोग अभी से, फॉर एग्जांपल मैं अभी से कैल्शियम सप्लीमेंट क्यों यूज कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरी बॉडी के अंदर डेपोजिशन रेंज 1 साल की रह गई थी, 1 महीने की रह गई थी, जितनी भी रह गई थी मुझे उस लिमिट को अचीव करना है अपना। अगर मैं उस लिमिट तक अपने कैल्शियम को बॉडी में नहीं स्टोर कर पाया तो क्या होगा, कल को मैं कैल्शियम सप्लीमेंट खाऊंगा तो मैं चल दूंगा, क्योंकि वरना मुझे डाइट से खाना है या तो मुझे सप्लीमेंट से खाना है, खाना तो मुझे कहीं ना कहीं से है, वरना क्या होगा, मेरी बॉडी 850 माइनस में चल रही है, ठीक है, डाइट का मिला लो तो 800 mg माइनस में चल रही है, ठीक है। दिस इज अ फैक्ट जिसकी वजह से अर्लीहुड के अंदर सप्लीमेंटेशन अब ग्लोबल मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, और अब लोगों की अवेयरनेस इस लेवल के ऊपर आई है कि अब ये जो वेलनेस इंडस्ट्री है इज वन ऑफ द टॉप $1 ट्रिलियन इंडस्ट्रीज ऑफ द ग्लोब। ये वाला फैक्टर था। अब इनके अंदर सिर्फ सप्लीमेंट्स नहीं होते, इनके अंदर अपटेक फैक्टर्स की हम बात करेंगे, हम इनके अंदर जो आपके एब्जॉर्प्टिव फैक्टर्स हैं उनकी बात करेंगे, जो सप्लीमेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी बात करेंगे, आपकी जो फिजिकल असेसमेंट है उसकी हम बात करेंगे कि किस वजह से हम कौन सी चीज किस बंदे को किस टाइम पे कितनी फ्रीक्वेंसी में कितनी टाइम पे हम दे सकते हैं, और उसका उसकी बॉडी पे क्या असर होगा, और कॉम्बिनेशन में सप्लीमेंट्स कैसे बनाने हैं, किस बंदे को क्या रेफर करना है, और एक वेलनेस प्लानिंग कैसे करनी है, इंशाल्लाह ताला बाकी कल का लेक्चर में। एनी कंफ्यूजन और एनी क्वेश्चन? हम जफर का क्वेश्चन आया है, लेट्स सी। आरडी ने तो कर दी रिकमेंडेशन, बट आई एम आस्किंग कि हम अपनी बॉडी इनटेक कैसे काउंट करें, कस हमें नहीं पता लोकल क्वांटिटी का इसमें कितने न्यूट्रिएंट्स होंगे ड्यू टू लोकल क्वांटिटी। एग्जैक्टली, क्योंकि वी आर नॉट अवेयर ऑफ द लोकल इंग्रेडिएंट ऑफ द स्टफ, तो इसलिए हम कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं निकाल सकते कि हम ये चीज खाएंगे तो इससे हमें इतनी चीज मिलेगी अकॉर्डिंग टू द लोकल जो आपकी चीजें होती है ना। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखोगे तो वो आपको कोई ना कोई हिंट देते रहेंगे कि इंटरनेशनली इस चीज में इतनी चीजें पाई जाती हैं। क्योंकि आतिका पाकिस्तान अपनी आरडीए लिस्ट इसलिए नहीं बना पाता कि पाकिस्तान के अंदर डाइट प्लेस टू प्लेस वेरी कर रही होती है। कोई बंदा फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स है, उसका डिफरेंट स्टैंडर्ड है डाइट का, एक कोई और जगह है उसका अपना स्टैंडर्ड है डाइट का। मैकडोनल्ड्स का बर्गर फॉर एग्जांपल अगर 500 का होता है तो एक आम बर्गर 50 का 100 का होता है, ठीक है। इसका मतलब वो 100 वाले बर्गर में क्या 500 वाली बर्गर की क्वांटिटीज यूज करेगा, या क्वालिटीज या फूड हाइजीन या फिर फूड क्वालिटी या फिर फूड जो अवेलेबिलिटी होती है वो वाले रिजर्वर से यूज करेगा? कभी भी नहीं करेगा। वो चीपेस्ट वे फूड को बनाने का आपकी टेबल तक आने के लिए इस्तेमाल करेगा, जिसके अंदर आपकी रीफ्राइंग, रीहीटिंग, रीकंटामिनेशन एंड क्या उसको बोलते हैं रेंसिडिटी ऑफ ऑयल काफी हद तक इंक्रीज कर दी जाएगी, जिसमें ब्लैक, ट्रांस, स्मोकी फैट सारा कुछ शामिल होगा। क्यों जंक फूड को फास्ट फूड कह दिया गया है, जबकि फास्ट फूड अलग है, जंक फूड अलग है, राइट? क्योंकि हर फास्ट आजकल जंक के तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है। क्यों? सिर्फ कॉस्ट इकोनॉमिक करने के लिए, आम बंदे के पेट तक खाने को पहुंचाने के लिए हम गंदे मटेरियल का इस्तेमाल करने पे मजबूर हैं, क्योंकि हम वैसे आमतौर पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं लेकर आ सकते। इसलिए पाकिस्तान जी, इसका क्वेश्चन था एक्सक्यूज मी सर। क्या? सर मुझे ना क्लैरिफिकेशन नहीं हुई अपने आंसर की, मैं थोड़ा दोबारा करना चाह रही हूँ कि सपोज जैसे हम मिल्क की एग्जांपल को लेके चल रहे थे कि अभी लोकल मैंने मिल्क यूज किया है, उसमें कितने % वाटर है या क्या कंटामिनेशन है या क्या, मुझे नहीं पता कि उसमें एक्चुअल न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट्स की कितनी क्वालिटी मैं उनको नहीं यूज कर सकती ना, क्योंकि उनको नहीं पता कि इस मिल्क की क्या क्वालिटी है। तो मैं उसको कंज्यूम कर रही हूँ बट मुझे नहीं पता मेरी न्यूट्रिएंट्स की कितनी इनटेक हुई है। तो एट दैट टाइम मैं कैसे उसको सॉर्ट आउट करूंगी कि मैंने इतना इनटेक किया, अब मेरा इतना रह गया, तो इसको चले मैं थ्रू सप्लीमेंट्स भी ले सकती हूँ। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कि आपकी रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी रह गई है। ओके, मैं आपको बताता हूँ। देखो, प्रैक्टिकली देयर इज नो डाइट प्लान, प्रैक्टिकली देयर आर नो कैलकुलेशंस, ठीक है, प्रैक्टिकली देयर इज नो मॉनिटरेंस, ठीक है। आप मुझे बात से इत्तेफाक करोगे कि जब आप किसी पर्सन को फॉर एग्जांपल 1500 किलो कैलोरीज का डाइट प्लान बनाते हो, either he is consuming 2000, either he is consuming 1000, समझ आई? Either he is consuming 2000, either he is consuming 1000, but not 1500, that's for sure. क्यों? लोग पेन नहीं लेते चीजों को क्रिएट करने की, अपनी चीजों को मेंटेन करने की, और वो ये नहीं देखते। देखो, आप में 1000 बंदे की अगर आप मतलब एक एवरेज ले लो कि आपका क्या डाइटरी पैटर्न है, इवन 1000 डाइटिशियंस ले लो अपने पूल में, तो आप उनको देखोगे वो सिर्फ आपको इतनी सी बात बताएंगे, जी हम सुबह 2 रोटियां खाते हैं, शाम को हम 1 रोटी खाते हैं, रात को हम 2 रोटियां खाते हैं, सालन जो भी बना हो उसके साथ खा लेते हैं, ठीक है, और दोपहर के टाइम जो होता है यूनिवर्सिटी में वहां पे जो स्नैक अवेलेबल है वो खा लेते हैं। अब आप इस 3-4 चीजों की अगर आप जीडीपी निकालो, जनरल डाइटरी पैटर्न निकालो, तो आप कितनी कैलोरीज ऑन एन एवरेज कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, लेस देन 1000, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक्टिव कैलोरीज, मतलब आप फिर मोटे क्यों हो जाते हो, वो बॉडी शेपिंग है, वो बॉडी पोस्चर्स है, वो अलग कहानी है कि आप कम कैलोरीज कंज्यूम करते हो लेकिन आप फिर भी मोटे हो जाते हो। आपका एक्सरसाइज पैटर्न अवेलेबल नहीं है इस टाइम के ऊपर, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल चल रहा होता है, राइट। सेडेंटरी लाइफस्टाइल के अंदर जब आपकी अवेलेबिलिटी मतलब कि